हेलो एवरीवन। और फिर से भाई स्वागत है आपका डे 5 में। आज हम लोगों का डे 5 है पॉलिटी PYQ सीरीज़ में। ओके, लास्ट डे हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 64 तक कर रहा था। आज 65 से स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बताओ कौन सा एक्ट जो है जिसके वजह से सेपरेशन हुआ बर्मा, जिसे आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, और इंडिया, इन दोनों के बीच में कौन सा एक्ट था जिसके वजह से सेपरेशन हुआ। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट। भाई काउंसिल जहाँ पर भी आए तो हम लोगों को ये पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन की बात आ रहा था, इंडियन पीपल के रिप्रेजेंटेशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, है ना। तो काउंसिल वाला तो हटा ही दो। ठीक है, और जब सेपरेशन की बात आ रहा है तो वो लास्ट में आते आते होगा, स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, है कि नहीं। तो लास्ट में होते हुए आएगा, तो ये 19 भी ख़त्म ही कर दो। अब ये जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए था। अब हमारे पास बचता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, तो इसी में जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, इसकी वजह से ही सेपरेशन हुआ। ठीक है, बर्मा का और इंडिया का। इसमें दो एक्ट आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो इंडिया के लिए आया ही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और एक एक्ट बना था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, जो उसके लिए था। स्पेसिफिकली ये था कि इस एक्ट से बर्मा को एक सेपरेट कॉलोनी माना गया है, रिकॉग्नाइज किया, और ये कहा गया कि बर्मा का खुद का गवर्नर होगा, खुद का लेजिस्लेचर होगा, और खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसका। इस सेपरेशन के पीछे का कारण भी था, बहुत सारे कारण थे। उनमें से एक तो भाई अलग से बर्मीज़ पॉपुलेशन कारण थे। दूसरा कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उनका खुद का कुछ इंटरेस्ट था। वो क्या चाहते थे कि जो बर्मा का जो रिसोर्स है, बर्मा का रिसोर्स का, वो पर्टिकुलरली वो अलग से उसका एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते थे, अलग से उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे कि भाई इंडिया और बर्मा साथ में क्यों हम लोग एक्सप्लॉइट करें, हम लोग अलग से करते हैं, तो इसलिए इसको अलग किया। ठीक है, और बर्मा का जो भी रिसोर्सेज था उसको अलग से निकालने की कोशिश करा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who amongst the following advised that Indian National Congress should be disbanded, मतलब बंद कर देना चाहिए इसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब बंद कर देना चाहिए। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये बात किसने कही थी? ये बात जो है हम देखेंगे कि ये बात महात्मा गांधी जी कहते हुए नज़र आते हैं, और ये लिखते हैं एक आर्टिकल में। ठीक है, ये एक आर्टिकल में लिखते हैं, और जो पब्लिश्ड होता है हरिजन, इनका ही नाम, मतलब यही इन्हीं का आर्टिकल था। ठीक है, जो लिखते थे, जो कि फरवरी 2 1948 में पब्लिश्ड हुआ। और इसमें उन्होंने लिखा कि भाई अब जो है इसका यूज़ नहीं बचेगा, इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ का यूज़ नहीं होगा, तो कांग्रेस जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी को बंद कर देना चाहिए। और ये सजेशन इसलिए था क्योंकि भाई इंडिपेंडेंस के बाद पार्टी का रोल, वो ऐसा फ्यूचर देख रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद पार्टी का रोल नहीं होगा, क्योंकि अभी पार्टी का रोल है, ज़रूरत है, क्योंकि हमें चाहिए आज़ादी, तो इसके लिए फ़ाइट करने के लिए चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं बचेगा, इसलिए पार्टी एज अ पार्टी के तौर पे उसे बंद कर देना चाहिए। तो ये गांधी जी कहते हुए नज़र आ रहे थे अपने हरिजन वाले आर्टिकल में। ठीक है, लाइक आर्टिकल में जो हरिजन ये पैम्पलेट में पब्लिश्ड हुआ था, मैगजीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रहा है कि मैच करो। ठीक है भाई, अब ये देखो, ये क्वेश्चन कब का है? यूपी PCS मेंस 2009 का। हम लोग पिछले 2-3 दिन से डायरेक्ट ही ये शेड्यूल्स पढ़ते आ रहे हैं कि टीयर्स ऑफ ओल्ड PM शेड्यूल्स याद कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग याद कर रहे हैं। अगर ये याद हो गया होता, अभी PYQ के तौर पे ही याद हो गया होता, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता, नहीं बनता। देखो जो है ये क्या बोल रहा है,
पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे मिलता है? तो हम लोग बार बार भी पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लासेस से, पंचायत। तो भाई ए का 3 करके देखते हैं, ए का 3 यहीं पर है। बाकी कहीं नज़र आ रहा है क्या? नहीं ना, काट देते हैं ना भाई, नहीं नज़र आ रहा है तो आंसर तो यहीं से मिल गया है कि ए होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है? पार्ट 8 तो हम लोग जानते हैं, पार्ट 8 तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है, ये इसके बारे में। ओके, उसके बाद पार्ट 4 तो हम लोग जानते हैं कि जो पार्ट 4 है वो फंडामेंटल राइट के बारे में था। सॉरी, ये थी ड्यूटीज़ कह रहे हैं ना हम। पार्ट 4A जो है वो ड्यूटीज़ पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ है, सी। पार्ट 9A जो था, 9 यहाँ था, तो पार्ट 9 जो था वो पंचायत से रिलेटेड था, और उसके बाद जो पार्ट 9A जो था वो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड था, डी का 2। ठीक है, बाकी कुछ बचा नहीं, तो आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है, प्री का 2009 का क्वेश्चन। क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड। प्रियम्बल को ध्यान में रखो और उसके बाद देखो, पढ़ो स्टेटमेंट क्या सही लगता है नज़र, उसके बाद निकालो उसको। क्या कह रहा है? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो जवाहरलाल नेहरू के जरिए पेश किया गया था, मतलब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के जरिए, वही आगे चल कर के प्रियम्बल बना। तो यार हम लोग बार बार ही पढ़ते हैं कि हाँ, प्रियम्बल ही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वही फाउंडेशन बना प्रियम्बल का। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो इसको हम हटा ही देते हैं। ठीक है, तो अपने पास 3 ऑप्शन बचे। उसके बाद अपने पास आता है कि इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल। हाँ, तो ये पिछले क्लास में भी हम लोग ये चीज़ देखे थे कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि इसे हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। ठीक है, और साथ ही प्रियम्बल लीगली बाइंडिंग भी नहीं है, नॉट लीगली बाइंडिंग। यार थोड़ा सा ये करना, कोऑपरेट करना, क्योंकि बाहर में कुछ साउंड्स आते ही रहते हैं इधर। नॉट लीगली बाइंडिंग, ठीक है, तो ये बात भी सही है। दूसरा कहाँ सही है भाई? दूसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, अभी भी बात नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। अच्छा, ये अमेंड नहीं किया जा सकता है, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के जरिए से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म्स ऐड किए गए थे। तो ये बात तो गलत है, तो ये गलत है, तो 3 यहाँ है, इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, अभी भी हम ऑप्शन पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है। अब मतलब 2 तो भाई सही है, चौथा जो है उस पर देखते हैं। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, जो स्पेसिफिक प्रोविज़न होता है उसको प्रियम्बल नहीं ओवरराइड कर सकता है। जैसे कि स्पेसिफिक प्रोविज़न कहने का मतलब हो गया कोई भी आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 13 ले लो, आर्टिकल 14 ले लो कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 16 ले लो, आर्टिकल 32 जिसे हम लोग कल कहे थे कि ये सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फिर आर्टिकल 368 है, ये सबको तो ओवरराइड नहीं कर सकता है ना। तो बात तो ये सही बोल रहा है, तो मतलब कि ये 4, मतलब कि ऑप्शन क्या होगा? बी हमारे पास सही ऑप्शन होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखो 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। ध्यान से पढ़ना है भाई, डायरकी कहाँ पर ही? सेंट्रल लेवल पे। डायरकी कहाँ पर ही? सेंट्रल लेवल पे बात कर रहा है कि डायरकी से कहाँ, सेंट्रल लेवल पे कब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो डायरकी का मतलब क्या होता है? डायरकी का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं कि डायरकी का मतलब कुछ तो है, कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जैसा बात किया गया था और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट।
रिजर्व सब्जेक्ट जैसा। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट ऐसे थे जो भाई प्रोविंस पे को ट्रांसफ़र कर जा रहा था, ठीक है। और जो रिज़र्व जो था वो अभी भी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल था, यही था। ओके, तो टायर की पहली बार जो है सेंटर लेवल पे 1935 में आया था। पहले आया था लेकिन ये 1919 में आया था, लेकिन ये प्रोविंस लेवल पे आया था पहले डायर की। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, सेंट्रल लेवल, तो सेंट्रल लेवल 1935 में आया था। प्रोविंस लेवल पे पहले आया था ये 1919 में, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ 69 का सी होता हुआ नज़र आता है। ओके, आगे कुछ पढ़ते हैं। कुछ और इसमें जानकारी ले ले क्या 1935 वाला से रिलेटेड? चलो ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें यह भी बात किया गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा, जिसमें से कौन कौन से होंगे, प्रोविंस भी होंगे और प्रिंसली स्टेट भी होंगे, ठीक है, एक यूनिट बनेगा। उसके बाद इसी में दूसरा ये भी बात किया गया था कि बाईकैमरलिज्म होगा। बाईकैमरलिज्म मतलब कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और इसी से जो है 11 में 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म आ गया, जिसमें से हम लोग देखेंगे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, ऐसे कुछ स्टेट्स थे जिनमें में बाईकैमरलिज्म हो गया। इसमें ये भी था सेपरेट इलेक्टोरेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया था। किसके लिए? तो डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जिसे हम शेड्यूल कास्ट के भी नाम से जानते हैं, वीमेन के लिए और लेबर के लिए, वर्कर के लिए, ठीक है। और 1935 में एक काम और भी हुआ था कि जो है ये इस्टेब्लिशमेंट का बात करा था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया के करेंसी को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए, ठीक है। ओके, ये बताने के पीछे का मकसद है क्योंकि आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। कहता है इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियन लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम बाईकैमरल कब बना था? तो फर्स्ट टाइम बाईकैमरल कहाँ पर ही पूछ रहा है, पहली बार पूछ रहा है, लेकिन सेंटर और कुछ ये स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अभी हम लोग लास्ट वाले में भी यहाँ पर हम बाईकैमरलिज्म का बात किए थे, है कि नहीं। अब 70 नंबर को इसमें पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया कि सेंटर या फिर प्रोविंस, लेकिन फर्स्ट टाइम सिर्फ बोला है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बात किया गया था इसका बाईकैमरलिज्म, कहाँ पर ही, सेंटर में। फिर 1935 में जो है इसको प्रोविंस लेवल पे लाया गया था, ठीक है। तो पहली बारी यहाँ पर ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। ओके, अब जैसे ही यहाँ हम लोग 1935 का देखें तो भाई देख रहे बहुत बार आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लॉन्ग करना भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये क्या किया कि ये जो है वो रिलैक्स्ड कर दिया। किस चीज़ को भाई? कि भाई अब जो है सेंट्रल का जो कंट्रोल होगा प्रोविंस पे वो थोड़ा कम होगा। वो कम क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट बढ़ चुके थे। अभी हम लोग यहाँ बात किए थे रिज़र्व और ट्रांसफ़र लिस्ट का, ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट मतलब कि कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे, कुछ रिज़र्व सब्जेक्ट होंगे, इसीलिए कंट्रोल थोड़ा सा कम हो गया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, इसमें ये भी बात किया गया कि जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसके जो मेंबर्स थे, उसमें से जो 6 मेंबर थे, उसमें से 6 मेंबर का बात करा गया था। 6 में से में जो 3 मेंबर होंगे, 6 में से में जो 3 मेंबर होंगे वो कौन होंगे? इंडियंस होंगे। ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया था सिख्स तक, इंडियन क्रिश्चियन तक, एंग्लो इंडियंस तक और यूरोपियंस तक। ठीक है, 1919 की बात किया गया था। साथ में एक और चीज़, जो मेंस देंगे, जो लोग मेंस देंगे 2026 में, उन लोगों के लिए, या यूपीएससी से जितने भी रिलेशन रखते हैं, भाई यूपीएससी के 100 साल पूरे होंगे। क्यों? देखो, इसी एक्ट में जो था वो पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करी गई थी, और जिसके वजह से आगे चल कर के 1926 में, 1926 से अब हम लोगों का 2026 आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो ये 100 साल हो जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पर ही 1926 में जा कर के सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था, जिसे आज हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। कोई कॉल आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इस रेलिक ऑफ, इनमें से कौन सा एक्ट था जिसमें से प्रेसिडेंट को ये पावर दिया ऑर्डिनेंस इशू करने का? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये सब बात भाई रिसेंट में भी सब आ रहे हैं। अब इंडिया आज़ाद होने वाला है, तो उस वक्त ही ये सब इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या बात कर रहा है यार, सॉरी, ये गलत ही, वो मोबाइल में फ़ोन आया, उधर देखने के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात किया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो सेक्शन 42 जो है, यार बार बार फ़ोन आ रहा है, सेक्शन 42 जो है, इसमें इस चीज़ की बात करी गई थी। ठीक है, कि भाई अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि अभी जो है इमीडिएट एक्शन लेना एकदम नेसेसरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है, और अभी जो है पार्लियामेंट ऑनलाइन नहीं, मतलब कि उसका रेसेस चल रहा है। ठीक है, मतलब कि अभी काम नहीं कर रहा है, उसका ऑफ पीरियड चल रहा है, तो उस वक्त अगर लगे प्रेसिडेंट को कि अभी एकदम ज़रूरी हो गया है, तो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो ये बात कही गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ठीक है, ये चीज़ सब ऐड करते जाना ना धीरे धीरे, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जहाँ पढ़ा है। ठीक है, हर एक चीज़ एक ही बार में नहीं ना आएगा। ओके, 72 क्वेश्चन, द प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि भाई ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की बात कही गई थी, तो उसके लिए एक ऑफ़र आया था जिसे हम जानते हैं अगस्त ऑफ़र के नाम से, अगस्त ऑफ़र 1942 में, जिसमें ये बात किया गया था कि ठीक है आप लोग बना लेंगे, लेकिन इस जो है, और इसके जो क्या बोल सकते हैं उसके मेंबर थे, कैबिनेट मेंबर, वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, जिन्हीं की वजह से क्रिप्स मिशन का नाम पड़ा था। तो ये क्रिप्स मिशन में बात करा गया था। ठीक है, कि क्रिप्स मिशन जो है प्रपोज किया कि भाई आप लोग जो है जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है अपने से। ठीक है, अपने चुने हुए मेंबर से। ठीक है, चुने हुए और नॉमिनेटेड मेंबर से। तो ये 72 मतलब कि क्रिप्स मिशन उसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछ रहा है? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन। देखो, कल ही हम जब बात कर रहे थे उस वक्त हम बोले थे प्रोविंशियल कमेटी और सरदार पटेल, पी से हम लोग प्रोविंस याद रखे थे, कल ही हम बताए थे। तो यहाँ प्रोविंशियल है, पी से प्रोविंस, मारो ना यार सीधा डी। ठीक है,
और बाकी लोगों की बात करें तो बी आर अम्बेडकर को सबको जानता है कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जवाहरलाल नेहरू भाई, इनको बाहर से बहुत ज़्यादा लगाव था तो इनको यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन बनाया गया, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का पावर बनाया गया। साथ में इनको ये भी बात किया गया कि भाई आप जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर और उनके फॉर्म के बारे में बात करो, मेन प्रिंसिपल्स पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किसी मेजर कमेटी के चेयरमैन नहीं थे, लेकिन उनको 2 माइनर कमेटी के चेयरमैन बनाया गया था, और 2 माइनर कमेटी का चेयरमैन। और वो 2 माइनर कमेटी कौन कौन से थे? एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी था और दूसरा था स्टीयरिंग कमेटी। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? देखो, हम सबको तो ये पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। और इसके जो प्रोविज़न्स हैं वो अलग अलग कंट्री से लिए गए हैं, जैसे यूएस हो गया, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी, यूएसएसआर और फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, ये सब होते ही हम लोग पढ़ते ही हैं बेसिक में जा कर के, बेसिक क्लासेस में ही इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लिए? तो फेडरल सिस्टम जो है हम लोग कनाडा से लिए थे। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए जो है अपने पास सही होता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? कौन इनमें से डिस्क्राइब कर रहा है भाई, ये बताओ। फंडामेंटल राइट, नहीं, कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है सेकुलर स्टेट का। रिलीजन में बात किया तो वहाँ पर ही ठीक है, बात चर्चा हुई है, लेकिन एज इट इज़ तो नहीं कर रहा है। दूसरा, प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जब हम लोग पढ़े हैं तो भाई उसमें तो लिखा है, जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग ही होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर आ गया ना यहाँ, तो सेक्युलर मतलब प्रीएम्बल में ही है, तो हम प्रीएम्बल कहेंगे। अभी सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब होता है कि भाई कोई भी स्टेट होगा ना, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, और साथ में स्टेट जो होगा वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। हमारा जो इंडिया है वो है इंडियन सेकुलरिज्म जो बात करता है, उसका जो सिद्धांत है, उसका जो प्रिंसिपल है वो है सर्व धर्म संभव। इसका मतलब क्या होता है सर्वधर्म संभव? मतलब कि हम लोग जो है सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। और ये प्रिंसिपल जो होता है वो हम लोगों को यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है प्रीएम्बल में, जो ये भी कहता है कि ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आपको, हर एक सिटीजन को। लेकिन अगर वेस्टर्न की बात करें, मेंस में सेपरेशन की बात भी कर लेता है, कंपैरिजन का भी बात कर लेता है, तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि भाई चर्च जो है, चर्च मतलब कि उन लोगों का जो रिलीजियस प्लेस, उसका सेपरेशन किससे? स्टेट से, ये दोनों अलग होंगे, ठीक है। हम लोग वाले में तो इंटरवीन भी कर जाते हैं, ठीक है, ओके। तो 75 का ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, which among the following is the correct expression term secular in the India? क्या मतलब है यार, अभी तो चर्चा किए ही है सेकुलर का क्या मतलब है। तो भाई इंडिया हैज़ अ मेनी रिलीजन्स, हाँ है, ठीक है। इंडिया हैव द रिलीजियस फ्रीडम, हाँ ये भी है। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, बिल्कुल ये भी है, सारे बात सही कर रहे हैं। लेकिन देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ये बोला ना, यहाँ पर ही देखो ना, अभी हम लोग बात किए ना,
कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन स्टेट का नहीं होगा और किसी को फेवर भी नहीं करेगा। तो सबसे जो ताकतवर है, जब से जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रख रहा है भाई अपने आप में, वो तो ये वाला ऑप्शन बात कर रहा है ना। देखो हम लोगों के पास यूपीएससी में हर एक ही तरीके के ऑप्शन ज़्यादातर दिखते हैं या एग्ज़ाम में, तो भाई उसमें से भी जो सबसे बेटर होगा उसको तो चूज़ करना होगा ना। तो सबसे बेटर तो मेरे पास ये नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन डी। 77 क्वेश्चन कहता है कि द आइडियल्स एंड द ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव फर्दर एलोबरेटेड इन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट, मतलब प्रियम्बल में जो पार्ट लिखे गए हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसको और कहाँ कहाँ एलोबरेट किया गया है। तो चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट, सिर्फ फंडामेंटल राइट में नहीं, उसमें तो बहुत सारे सब जगह से पॉइंट्स लिए गए हैं, ठीक है। चैप्टर्स ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अकेले नहीं, देख लेते हैं। तो चैप्टर ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, देखो मतलब डीपीएसपी आ गया, फंडामेंटल राइट एफआर आ गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया, बिल्कुल यही बात है। तो भाई डीपीएसपी जो है वो स्टेट को ऐसा गाइडलाइन देता है कि भाई आपको इस तरीके से कुछ फॉलो करना है कि जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है उसे अचीव किया जा सके, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, हम लोगों को कुछ सेट ऑफ राइट्स देता है, हमें अधिकार देता है ना, हर एक सिटीजन को, भारत के हर एक सिटीजन को। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कुछ हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि आप भारत के नागरिक हो, आपको ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो देखो यहाँ तीनों कुछ, क्योंकि वहाँ पर इन प्रियम्बल में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो सब कुछ यहाँ से हम लोगों को फर्दर एलोबरेट होता हुआ नज़र आता है। तो 77 का ऑप्शन सी सही होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच वाले थोड़ा सा, हाँ देखो ये 2004 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन। ओके, मैच वाले थोड़े एक दो पकड़ लो ना, तो एक दो में ही काम बन जाता है। जैसे कि पहला मेरे को यहाँ दिख रहा है सेंसस कौन कराएगा, स्टेट कराएगा क्या, नहीं, सेंसस तो नेशन एट पूरा लार्ज लेवल पे होता है ना, तो यहाँ कौन कराएगा, ये तो नेशन कराएगा। तो सेंसन को नेशन करे तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट दे दो ना भाई यूनियन लिस्ट में इसको, ठीक है, यूनियन लिस्ट में दे दो। तो ए का हम अगर 3 करते हैं, ठीक है, ए का 3 मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है और कहीं नज़र नहीं आ रहा है, एक ही से ऑप्शन आंसर आ गया एक ही से, लेकिन ठीक है फिर भी देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, शायद कहीं गलत हो, कुछ इस चीज़ में चले जाए। स्टेट लिस्ट का काम है पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, और ये चीज़ वहाँ मतलब लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट में, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो बी का 1, ओके। कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या, इसमें दोनों ही काम कर सकते हैं, स्टेट भी लॉ बना सकता है, सेंटर भी लॉ बना सकता है। तो सी का 4, पॉपुलेशन एंड द फैमिली प्लानिंग, भाई पॉपुलेशन कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सेंटर का बात तो नहीं होगा ना, स्टेट को भी अपने पर ध्यान रखना चाहिए कि मेरा स्टेट का ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, फैमिली प्लानिंग हो, इस तरीके की बात करनी चाहिए, है कि नहीं, और फैमिली प्लानिंग, तो मतलब कि C4 लास्ट में बच गया स्पेस रिसर्च। रेसिडरी करने का मतलब है कि पूरी तरीके से क्लियरली नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ कि ये जो है किसके लिए है, स्टेट के लिए, सेंटर के लिए, वैसे चीज़ों को हम लोग रेसिडरी लिस्ट में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है कोड वो इधर है, इस क्वेश्चन का कोड, ठीक है, क्योंकि मिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है उधर, और ये इसका जो डी पार्ट है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर अटैच कर दिए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा 2003 का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, ठीक है। अब ये पूरी की तो पूरी तरीके से हम कहेंगे ये फैक्ट है भाई, इसमें तुम लगा ही नहीं सकते, तुम्हारा मतलब कि अगर तुमने पूरी तरीके से इसको पढ़ा, वैसे रेगुलेटिंग एक्ट जैसे हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 70-73, पिट्स एक्ट, ये सब वहीं पढ़ते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में पहले चैप्टर में, लेकिन ये चीज़ें जो है ना याद नहीं रहती हैं, बहुत बार लोग भूल जाते हैं, हम भी बहुत बार भूले हैं यार, ठीक है। तो इसका जो है देखते हैं क्या क्या बात करता है। हमको बी ऑप्शन पहले दिख रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या दिख रहा है, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू द वर्क इन इंडिया, उसके बाद क्या दिख रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, लॉ मेंबर, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये है। अब
जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो बात करी गई है वो बात किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और इसमें बात किया गया था कि आप जो है रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, ठीक है। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे और अपॉइंट कौन करेगा, वो क्राउन करेगा, ठीक है। और इन लोगों के पास पावर होगा कि सुपरवाइज़ कर सके और डायरेक्ट कर सके जितने भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू मैटर्स हैं इंडिया में वो। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल 2 दिख रहा है पिट्स इंडिया एक्ट। ए का 2 कहाँ दिख रहा है, ए का 2 यहाँ दिख रहा है, ए का 2 यहाँ दिख रहा है, बाकी को हटा देते हैं, ठीक है। ओके, पहला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगी। तो ये जो है स्टार्टिंग यहाँ से करता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, जिसमें बात किया गया कि सुप्रीम कोर्ट होगा, वो होगा कहाँ पर ही बनेगा, कलकत्ता में, ठीक है। और इसमें जो होगा वो एक चीफ जस्टिस होगा और इनके साथ में तीन जो हैं अदर जजेस होंगे, इनके साथ 3 अदर जजेस होंगे जो इन सब को भी अपॉइंट कौन करेगा, क्राउन, ठीक है। और ये कौन से मैटर पे देखेंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पे जो इनका जुरिडिक्शन बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे था, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1 मतलब कि बी का क्या दिख रहा है, ये 1, सॉरी बी का तो हम लोग हो गया ना, बी सुप्रीम कोर्ट अभी तो बात किया था, बी का 1, तो मतलब यार ये गलत कर दिया था मैंने क्या, बी का 1 तो यहाँ है, ठीक है। ए का 2 था ना, ए का 2 था, तो भाई ए का 2 यहाँ है ना, ओके, गलत सर्कल कर दिया था उस वक्त, बी वाले में कर दिया था, अच्छा कोई बात नहीं। सी का 3, अब सी का 3 4 डायरेक्टर आते हैं, इंग्लिश मिशनरीज को भाई परमिशन मिला कि ठीक है आप जा कर के अपना जो भी है फैलाओ, अपना प्रोपेगेट करो, क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट करो, ठीक है। तो ये सी 3 में, ठीक है। और डी लास्ट बच गया कि 4 अपॉइंट करना है लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल काउंसिल में, डी, तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट बचा है ना भाई, 4 डायरेक्टर इतना में, ठीक है, ओके। तो 79 का ऑप्शन बी, ठीक है, 2134, ओके, आगे बढ़े, ठीक है भाई। हाँ ये हो गया, ये इसको हम वहीं पर कर पेस्ट किए हैं। 80, अब 80 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल बात कर रहा है, रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। हम पहले ही बोले थे काउंसिल मीन्स व्हाट, रिप्रेजेंटेशन, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव, अभी डिस्कस करने का बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव डिस्कस द बजट। यहाँ सबसे पुराना कौन दिख रहा है, 1861, और ये काउंसिल है, तो भाई यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी ना 1861 में, इसमें इंडियन को लाया गया था कि ठीक है आप लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस होगा उसमें आप पहली बार, इसमें बताया गया था कि पहली बार आप इसी काउंसिल में कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो होगा उसमें आप पार्ट ले सकते हैं। तो यही बना था, आगे कहेंगे अगर कि आगे चल करके कि ये फाउंडेशन बना कैबिनेट सिस्टम का इंडिया में। तो ये तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब काउंसिल एक्ट, इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे, रिफॉर्म होगा और थोड़ी सी पावर देंगे, लेकिन पावर सिर्फ नाम का, कि भाई आप बजट डिस्कस कर पा रहे हो, ये सिर्फ पेपर पे लिखा गया कि ठीक है पावर है आपकी, डिस्कस कर सकते हैं बजट को और क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात 1892 में कहा गया था, लेकिन एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं पहली टाइम, ठीक है। बजट डिस्कस करने का बात 1892 में मिला, बात करा गया, लेकिन जो पावर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, हम कहें तो नाम का ये सिर्फ पावर मिला था,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इंडियंस वोट ही नहीं कर पा रहे थे बजट पे या कोई रिजोल्यूशन पे, ठीक है। और ये सिर्फ क्वेश्चन जो है वो मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन कर ही पा रहे थे इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रिटिसाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हो, वो नहीं गलत कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ पूछ ही रहे हैं, ठीक है। ये बात कहा गया था। फिर अगर आपको और भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको 6 दिन पहले एडवांस में 6 दिन पहले एडवांस में क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। ये कैसे है? बेकार हो रहा है कि नहीं? और एग्जीक्यूटिव के पास इसमें राइट था कि वो आंसर करने से मना कर दे। तो बताओ, आंसर नहीं कर पा रहा है, डिस्कस नहीं कर पा रहा है, वोट नहीं कर पा रहा है, तुमको क्वेश्चन पूछना है तो 6 दिन पहले दे दो। ये क्या है? झूठ मूठ का नाम ही का तो सिर्फ बोला कि भाई तुम्हारे पास पावर है बजट डिस्कस करने का। तो पहली बार मिला तो यहाँ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम का हम जिसको कहेंगे वही चीज़, ठीक है, और कुछ नहीं। To give the constitutional protection to the state land reforms law been included in the, भाई ये यूपीपीसीएस मेंस 2003 का क्वेश्चन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन किसी स्टेट लाइन के बात हम लोग बार बार करते आ रहे पिछले कई वीडियो से कि भाई ये 9th शेड्यूल का था, जिसमें इसमें कहता था कि किसी भी लॉ को इसमें रख जाएगा तो वो जुडिशियल स्क्रूटनी उसका नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में फिर चैलेंज हुआ और उसको हटाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत डिस्कस हो चुका है, ठीक है। ये सब सारे शेड्यूल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो बार बार झूठ मूठ का वीडियो लंबा करना मेरे को सही नहीं लगता। इन द गिविंग रिप्रेजेंटेशन to the talent, experience, service and composition of the Council of State, the constitution maker of the Indians were influenced by example of कौन से कंट्री से हुए थे, कौन से कंट्री से ये इन्फ्लुएंस हुए थे। तो ये पूरी तरीके से देखो 1998 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री का। फैक्ट ये याद करोगे तो ठीक है। हम लोग जानते हैं कि क्लास के बेसिस पे पहले अभी भी ये किया जाता है, क्लास मतलब कि उन लोगों का लिटरेचर, साइंस, आर्ट ये सब के बेसिस पे किया जाता है ना। तो उस वक्त जो है ना इंस्पायर्ड जो हुए थे, इन्फ्लुएंस जो हुए थे वो आयरिश से हुए थे, आयरिश रिपब्लिक से। तो ये याद करना होगा भाई, इसका कोई उपाय नहीं है। नेशनल फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये भी फैक्ट ही है, 1991 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है भाई एक एडहॉक कमेटी बनाई गई थी, अपॉइंट करी गई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए कि आप लोग जो है वो फाइनलाइज करो, इंडियन फ्लैग के डिज़ाइन को फाइनलाइज करो। और इसके लिए नेशनल फ्लैग कमेटी अपॉइंट करी गई थी 23 जून 1947 को, जिसमें से 7 मेंबर थे। अब उन 7 मेंबर में से कौन कौन थे हमारे पास? अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, के.एम. मुंशी जी थे, सरोजनी नायडू जी थी, सी राजागोपालाचारी थे, ठीक है, और बी.आर. अम्बेडकर थे। और साथ में जो इनके चेयरमैन बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि भाई आपको क्रुएलिटी नहीं दिखाना है, किससे? एनिमल से। ये कहाँ लिखा होगा बताओ? ये एक नैतिकता वाला चीज़ है, ठीक है, एथिक्स वाला चीज़ है। तो कहीं एक जगह लिखा होगा क्या? भाई स्टेट को भी दो, यूनियन को भी दो, सबको पास दो ना, हैं? तो इसका बात हम कहेंगे कनकरेंट में लिखा होगा। क्यों? क्योंकि कनकरेंट में सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है नहीं? तो फिर इसको हम लोग सही आंसर मानते हैं, कि नहीं यूनियन लिस्ट में सिर्फ नहीं, स्टेट लिस्ट में सिर्फ नहीं, प्रियम्बल में नहीं, नन ऑफ द अबव, भाई कनकरेंट लिस्ट में। 66th बीपीएससी का क्वेश्चन है प्री
जिसमें री एग्ज़ाम हुआ था 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखो 2 पेज में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, शुरू में तो स्टार्ट किए थे, सोचे थे कि 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मन नहीं भरा 10 क्वेश्चन से। ठीक है, कि 2 पेज में आधा हमको खाली रखना पड़ता था और आधा चलता था। तो ठीक है ना, थोड़ा टाइम है, अगर बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। फिर दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग तैयार करेंगे, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब टारगेट क्या था हम लोगों का कि जो है 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे, लेकिन हम लोग कर कितने रहे हैं, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स। एवरेज तो 20 ही जा रहा है ना भाई। ठीक है, ठीक है फिर यार, ज़्यादा बकवास नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।